नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जहां हम पढ़ रहे हैं अपने राजस्थली क्लासेस बीकानेर में। हमारा अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है इंडिया जीके के अंदर। कल हमने किया था आपके तटीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो तटीय प्रदेश की हम बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताइए तटीय प्रदेश के अंदर हमने तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है। दो भागों के अंदर हमने बांटा है। ये आपके कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक, कहां से लेकर, यहां आपके कच्छ से लेकर ये जो स्वर्ण रेखा नदी यहां पर आती है, स्वर्ण रेखा नदी रांची की पठार से निकलने वाली, यहां से यहां तक क्या है 6000 किलोमीटर के अंदर विस्तृत है। ये अपना तटीय मैदानी क्षेत्र है। तो ये हमारे भारत को भौगोलिक स्वरूप पर 5 भागों में बांटा है, उसमें हमने ये चौथा भाग है, ठीक है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने शायद बात करके कुछ मैदानों के बात कर ली थी। मैदानी प्रदेश को 2 भागों में बांटा है अपने तटवर्ती मैदानी प्रदेश को, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो आपने पश्चिमी तटीय मैदान हमने लिख लिए थे भाई। आपने कौन कौन सी बात की थी हमने, तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर यहाँ सबसे पहले ऊपर ही ऊपर यहाँ बात की थी हमने, कच्छ से शुरू हो तो कच्छ का मैदान, यहाँ हमने बात की थी आपके काठियावाड़ का मैदान, और यहाँ बात की थी हमने गुजरात का मैदान, बाद में कोंकण का मैदान, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी आपके यहाँ कौन सा है, यहाँ आपके मैदान कौन सा है बताओ, कन्नड़ का मैदान, और बाद में ये यहाँ पर लास्ट वाला मालाबार का मैदान। तो हमने कच्छ की और आपके काठियावाड़ गुजरात की बात कर ली थी, और हमने कोंकण के मैदानी भाग तटीय मैदान की भी बात हमने कर ली थी, ठीक है। तो ये 6 भागों में हमने विभाजित किया। तो आज हमें आगे बात करनी है। तो हमने बात की थी कच्छ के मैदान सिंधु नदी से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर खेती नहीं पाई जाती है, खेती नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लवणीय मृदा पाई जाती है और ये खेती के लिए उपयुक्त मैदान नहीं है। उसके नीचे काठियावाड़, तो काठियावाड़ वो हमने बात की थी मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो इस मैदान का निर्माण करती है। बाद में हमने बात की थी गुजरात का मैदान, तो ये कृषि योग्य है क्योंकि यहाँ पर माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ यहाँ पर आती है और जलोढ़ के मैदान यहाँ पर निर्मित है। इसलिए गुजरात की अधिकतर कृषि वाला क्षेत्र है वो गुजरात के मैदान वाला क्षेत्र है। बाद में हमने बात की आपके कोंकण का, तो कोंकण वाला हमने बात की थी, ये मुख्यतः किसने, महाराष्ट्र गोवा के अंदर है, ठीक है। महाराष्ट्र गोवा के अंदर स्थित है और यहाँ पर मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको हम कहते हैं आम्र वर्षा, जो आम की फसल के लिए लाभदायक है। एनसीईआरटी के अनुसार ये मुख्यतः कहाँ होती है, कर्नाटक केरल के अंदर होती है। अब लगाओ आप पांचवा भाग बताओ भाई दोस्तों। अब भी आपको याद होना चाहिए, कितनी बार बताया, कौन सा होगा बताओ, आपके कन्नड़ का तटीय मैदान, कौन सा है, कन्नड़ का तटीय मैदान। तो इस भाई कन्नड़ के तटीय मैदान कौन से राज्य के अंदर है, पहला तो ये बात आनी है हमारे दिमाग में। तो मुंबई गोवा से नीचे कौन सा है, कर्नाटक, तो ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। एक यहाँ पर भी मानसून पूर्व वर्षा होती है, इन मैदानों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जो कौवा की फसल के लिए लाभदायक है। एक मैंने बताओ एक पहाड़ी लिखी थी जब हम पश्चिमी घाट कर रहे थे, कौन सी पहाड़ियां आपके कौवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कौन सी पहाड़ियां है जो कौवा की खेती मतलब कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको हिंट बता देते हैं, पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांटा था, उसी में से एक भाग में हमने पहाड़ी लिखी थी, वो कौवा की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। तो जो भी दोस्त
कमेंट करिए और बताइए कि आप कुछ याद कर रहे हो या सिर्फ नोट्स बनाए जा रहे हो। तो खुद का मूल्यांकन करते रहिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बारे में आप विचार कीजिए अपने आप में। और जो भी आपके पढ़ाई के बीच में आने वाली चीज़ है जिसके कारण आपको याद नहीं आ रहे, उनको दूर करने की कोशिश करो और पढ़ाई करो। कहवा की फसल के लिए लाभदायक है। और यहाँ जो होती है मानसून पूर्व वर्षा, उसका नाम क्या है? क्या है? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो उसको तो आम्र वर्षा कहते थे, इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इस मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा ये कहाँ होती है भाई? ये आपके केरल के अंदर है। ये मैदान तो कर्नाटक के अंदर है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि चेरी ब्लॉसम वर्षा है जो केरल राज्य के अंदर होती है, ठीक है। तो भाई इस केरल राज्य का आप ध्यान रखना। पूछे तो अपने को केरल ही करना है। मैदान पूछ ले तटीय कन्नड़ का मैदान कहाँ है, तो कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो इस मैदान के बारे में भाई इतनी बात करनी है। सभी छोटे छोटे मैदान है, एकदम एक एक दो दो लाइन के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वही बात हम लिखेंगे। फालतू बातें ना हमें लिखनी है ना हमें वो काम आएगी। जो सीधे सीधे पेपर के अंदर क्वेश्चन आए वही चीज़ हम लिख रहे हैं। और विश्वास कीजिए, जब आप पेपर दोगे तब आपको ज़रूर पता चलेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो छठा मैदान हमने बात की थी। छठा मैदान कौन सा है भाई? नीचे ही नीचे बताओ कौन सा है? मालाबार, ठीक है। तो मालाबार का मैदान है भाई, ये एक तो आप लिख लीजिए कौन से राज्य के अंदर है? ये केरल के अंदर है, केरल के अंदर है, ठीक है। यहाँ इस केरल वाला क्षेत्र है ना, ये आपके ये केरल वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ये तो ये केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ समुद्र से लगकर, ये समुद्र हो गया आपके, यहाँ अरब सागर है ना, यहाँ बंगाल खाड़ी। तो समुद्र से चिपकते हुए जो भी झीलें होती है ना भाई, जो समुद्र के बहुत ही पास में है और समुद्र से उनका पानी लगता है, तो उनको कहते हैं भाई लेंगुन झील। क्या क्या झील कहते हैं? लेंगुन, लेंगुन झील। और इन लेंगुन झीलों को पूरे भारत में लेंगुन झील कहते हैं, लेकिन इन लेंगुन झीलों को केरल के अंदर आपके कयाल झील कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल के अंदर लेंगुन झील को कयाल झील कहते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर, यहां स्थित लेंगुन झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। कयाल कहा जाता है। तो भाई कौन कौन सी कयाल जिले यहाँ पर पाई जाती है? ये सारी की सारी केरल के अंदर ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिए आप, पुन्ना मादा, अष्टामुंडी, वेम्बा नाड। इसके अंदर है ना आपके नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता होती है। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता। ये क्या है? आपने वो टाइगर श्रॉफ वाली फिल्म देखी होगी, क्या नाम है भाई उसका? वो आई थी शुरू में, जिसके अंदर भाई आपके वो नाव के अंदर कंपटीशन चल रहा है ना, नाव पहले आगे कौन निकाले। तो ये इसी झील के अंदर चल रहा है, पुन्ना मादा के अंदर। ये सालाना है, नेहरू ट्रॉफी होती है, उसको वल्लनकली कहते हैं। नाम क्या है? लगभग इसी प्रकार का नाम है, वल्लकली प्रतियोगिता होती है। नाम प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी मिलती है, प्रतियोगिता वल्लनकली प्रतियोगिता होती है। पुन्नामादा, अष्टामुंडी, ये तीनों की तीनों है ना जिले कहाँ हैं? केरल के अंदर है। और ये लेंगुन जिले, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इतनी बात इसके अंदर करनी है और ज़्यादा कोई बात करनी नहीं इसके बारे में। तो एक प्रकार से अभी हमने पश्चिमी तट के जितने भी मैदान थे वो पूरे कर लिए।
ठीक है, सभी बराबर याद करते जाओ और पीछे वाली चीजों की भी क्या है, रिवीजन मारते रहना, वरना ये तो याद हो जाएगी, उसी प्रकार याद हो जाएगी जिस प्रकार वो पिछली वाली चीजें भी आपको एक बार याद हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार आप पिछली वाली चीजें भूल रहे हो ना, उसी प्रकार ये भी जब पीछे जाएगी तो इसको भी भूल जाओगे। तो रिवीजन जरूरी है। अगर पढ़ाई कर रहे हो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मान लो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो भाई रिवीजन का मुख्य ध्यान रखना, आपको पहले ही बता दिया है कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन है ना, कोई भी दिन 7वां जो भी आप चूज करो, उसमें जो 6 दिनों के अंदर पढ़ा है पूरे दिन नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 दिनों में पिछली सारी रिवीजन हो जाएगी, सारी चीजें आपको याद रहेगी। और ये मतलब नहीं है भाई 6 दिनों के अंदर हम सिर्फ रोज वाला ही पढ़े, तो जो आज पढ़ा है वो कल जो मैं लिखाऊंगा उसको पढ़ने से पहले एक बार पिछली क्लास वाला पढ़ लेना। ठीक है, और इस दिन है जो 7वें दिन आप सारा वापस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। इस प्रकार से अगर पढ़ाई करोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब भाई अपने लगा लो कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान, यह पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं, वो थोड़े इससे क्या, थोड़ी उनकी मैंने आपको बताई थी औसत चौड़ाई कितनी थी, 64 किलोमीटर, लगभग वो 50 से क्या है 100 किलोमीटर के अंदर फैले हुए थे। ठीक है, ये आपके 100 से 150 किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं। तो वो आपको कोई नहीं पूछेगा कितने किलोमीटर में फैले हुए, आपको बस दिमाग में रख लो थोड़ा, ये ध्यान रखना पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं, क्योंकि यहां नदियां डेल्टा बनाती है। आप गूगल पे जाना और डेल्टा नाम लिखना तो आपके सामने आकृति आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ट्रायंगल, त्रिभुज की जो आकृति होती है ना उसे ट्रायंगल, उसे आप क्या कहते हैं, आपके डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी तो आपके एस्चुरी बनाती थी, पश्चिमी तटीय मैदानों के अंदर आने वाली नदियां क्या बनाती है, आपके एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ ये डेल्टा बनाती है, इस बात का ध्यान रखना। ये पूछा है भाई कौन सी नदी है जो आपके एस्चुरी बनाती है, नंदमुख बनाती है, तो ऑप्शन था नर्मदा, और नर्मदा सही था। ठीक है, तो सब आप ये ध्यान, ऐसा मत सोचना ये चीज ऐसे ही है, ऐसे ही लिखा दी, सब चीज या तो पेपरों के अंदर आ चुकी है, वरना हमारे हिसाब से जो आ सकती है वो चीजें आपको लिखाई जा रही। फालतू चीजें मैं अपने आप ही नहीं लिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि फालतू चीज ना तो हमें याद करनी है, और जो हमारे काम नहीं आए वो चीज हम क्यों याद करें बताओ। ठीक है, तो सभी चीजों को ढंग से याद करना। ये पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं क्योंकि यहाँ नदियां डेल्टा बनाती है। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध डेल्टा कौन सा है यहाँ पर, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है ना, विश्व का आपके सबसे बड़ा डेल्टा है ये, लिख लेना भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है। ठीक है ना, बाद में यहाँ से क्या है, बंगाल से होता है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर चली जाएगी, जहाँ गंगा नदी को कहते हैं आपके पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं जमुना। ये सारी नदियों के अंदर लिखा लेंगे, आप अभी यहाँ लिखो तो लिख सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। भाई इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के मैग्रोव, यहाँ मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मैग्रोव, जब हम वनों के प्रकार पढ़ेंगे तो हम एक प्रकार पढ़ेंगे मैग्रोव वन। ठीक है, जो लवणीय भूमि के अंदर आपके डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर
ज़्यादा होते हैं। तो इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष है ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सुंदरी वृक्ष कौन से प्रकार के वनों के अंदर पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों के अंदर, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान ये है आपका, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षा चौड़ा है और डेल्टा बनाती है, सारी बात ठीक है। अभी इसको है ना उसकी तरह 6 भागों में हम नहीं बांटेंगे, बस 3 ही भागों में बांटना है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में आप बांट दो। और जो मैं पास में नक्शा बनाता हूँ ना उसका विशेष ध्यान रखो आप, ठीक है ना। वो पास में बना लो और एक दिन बनाओ और एक दिन नहीं बनाओ, आपको फर्क पता चल जाएगा। बनाने वाले दिन आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा और जिस दिन आप नक्शे नहीं बनाओगे उसमें आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, हमारी जो मेमोरी है ना दोस्तों वो क्या है कि चित्रों को, पिक्चर्स को ज़्यादा याद रखती है। आप कोई फिल्म देख के आ जाओ, आप कोई पोस्टर देख लो, या आप कोई रोड पर चलते हुए आपके कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पोस्टर ऐसे ही देख लिया, लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा भाई ये गंगानगर चौराहा है अपना बीकानेर, वहाँ पे एक पोस्टर देखा ऐसा नहीं देखा, लेकिन ऐसा नाम लिखा हो, तो आप कहोगे हाँ यार देखा तो था, लेकिन आपने उस पोस्टर पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही देख लिया आपने, तो वो याद रहे क्योंकि आपने फोटो देखी है। इसी प्रकार अगर कोई वहाँ पर लिखा हुआ नंबर देख लो याद रह जाएगा, कोई नाम देख लो याद रह जाएगा? नहीं रहेगा, लेकिन फोटो रह जाएगी। इसलिए आप फोटो इस प्रकार से चित्र है ना बनाते रहो, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी आप आलसपन मत करना। 3 मैदानों में बांटना है, ठीक है। एक तो ये आपका हो जाएगा उत्कल का मैदान, उत्कल, उत्कल, उत्कल में यहाँ उत्कल कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर कटक है, कटक। बाजीराव पेशवा ने कहा था ना कि छत्रपति शाहू महाराज भगवा झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उत्कल के मैदानों के अंदर आपके कटक है। अटक का है, अटक पाकिस्तान के अंदर जहाँ सिंधु नदी प्रवेश करती है, अटक से कटक तक भगवा झंडा फैला दिया जाएगा। ये कथन किसका था? पेशवा बाजीराव का। चलो छोड़ो वो, तुम भारत की हिस्ट्री के अंदर चलने लगे। उत्कल, उत्कल के बाद में आपके ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान, और ये तमिलनाडु का मैदान। तो उत्कल का मैदान, आंध्रा का मैदान, तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। ये फोटो बना लेना पास में मैदान के, एकदम बढ़िया, रंग बिरंगे कलर से बनाओ तो और ही बढ़िया, वरना कैसे ही बनाओ बना लेना। तो भाई पहला आप लगाओ इसके अंदर, कौन सा है? पहला है आपके उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। ये मुख्यतः आपके उड़ीसा के अंदर है, और उड़ीसा के अंदर एक झील पाई जाती है, उड़ीसा के अंदर एक झील पाई जाती है, उसका नाम है चिल्का झील, चिल्का। ये चिल्का कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है, लवणीय झील है। यहाँ महानदी बहती है, इन मैदानों के अंदर कौन सी नदी बहती है? महानदी। इन उत्कल के मैदानों के अंदर महानदी बहती है। यहाँ उड़ीसा के अंदर एक चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है, और ये रामसर साइड के अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है ना। लिख लेना, चिल्का झील रामसर साइड में जुड़ी है। रामसर साइड का है भाई, विश्व के सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्र होते हैं ना, आर्द्र मतलब गीले दलदली प्रकार के, ठीक है, जो सुंदरवन है ये सब। तो इस झील को है ना रामसर साइड घोषित किया गया, ठीक है। तो अपने राजस्थान के अंदर भी 2 रामसर साइड है, कौन कौन सी है? आपके सांबर और केवलादेव, ठीक है। तो इसी प्रकार ये रामसर साइड, ये रामसर है ना, ये रामसर खुद तो ईरान के अंदर है ये स्थान। ईरान के रामसर नामक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर विश्व के सभी आर्द्र भूमि क्षेत्रों को क्या है, एक ग्रुप में जोड़ना है। तो ये रामसर नामक स्थान पर हुआ था, तो इन साइडों का नाम क्या पड़ गया? रामसर साइड। तो ये चिल्का झील है, रामसर साइड में जुड़ी हुई है। भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील आपको पूछ ले, चिल्का उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। कौन से मैदानों? उत्कल के मैदानों के अंदर है। बस इतनी बात उत्कल के मैदानों में ध्यान रखनी, काम काम की बात ध्यान रखो, फालतू बातें, ठीक है। ये अपने हो गई
उत्कल का मैदान। उत्कल के मैदान के बाद में आप बताओ एक अगला मैदान कौन सा बताया आपको? बाद में आपको बताया गया है आपके सेकंड आंध्र प्रदेश का मैदान। आंध्र प्रदेश का मैदान लिख लेना, आंध्र प्रदेश वाला है तो ये भाई आंध्र प्रदेश का है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है आपके मुख्यतः, आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। यहाँ पर भाई एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। वो तो खारे पानी की थी, लवणी है ना, लवणी मतलब लूण हो गया, लूण तो लवणी है, वो खारी थी। ये मीठे पानी, पानी देखो मीठे पानी की झील लिखना था, मीठे पानी की झील कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू मीठे पानी की झील कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कोलेरू झील भाई प्रसिद्ध झील है, इंपॉर्टेंट झील है, पेपरों के अंदर आ चुकी है, ध्यान रखना। कोलेरू झील पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के अंदर है आपके। ठीक है, और एक यहाँ के सबसे प्रसिद्ध झील है जो हर पेपर आप उठाओगे तो लगभग पेपरों में झीलों वाले में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, 10 में से 6-7 पेपरों के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा। कौन सी झील है? पुलिकट झील, प्रसिद्ध झील है। पुलिकट झील, पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां इसरो का सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। लो भाई बस इतनी बात इसमें ध्यान रखनी। एक तो इन मैदानों के अंदर कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में, ये पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में, ये हरिकोटा द्वीप है ना, इस झील के द्वीप किसको कहते हैं भाई? चारों तरफ नदी होती है, चारों तरफ पानी होना चाहिए, तो एक इस झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील के अंदर पानी के अंदर छोटी सी जगह है, द्वीप है श्री हरिकोटा। और इस द्वीप के अंदर आपके इसरो, हम ये रॉकेट छोड़ते हैं ना, इसरो आपके सतीश धवन नाम आपने बहुत सुना होगा, तो ये प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा द्वीप पूछे तो ये, और ये पूछ ले श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के अंदर है, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के अंदर? तो आपके पुलिकट झील के अंदर है। ओके, तो इतनी बात इसमें ध्यान रखो आप। अगला क्या बताया था आपको? उधर बताओ नीचे क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का मैदान, तमिलनाडु का मैदान नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ एक तो भाई कावेरी नदी बहती है, ठीक है, यहाँ कावेरी नदी बहती है। इस कावेरी नदी के क्षेत्र में चावल की फसल, चावल की खेती लिख लो भले ही, चावल की खेती, चावल की खेती, चावल की खेती की जाती है। इसलिए इस कावेरी नदी बेसिन को क्या कहते हैं? कावेरी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन को दक्षिण भारत का खाद्यान्न
खाद्यान्न का कटोरा, कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत के खाद्यान्न का कटोरा पूछ ले आपको, किसको कहते हैं आपके दक्षिण भारत के खाद्यान्न का कटोरा? तो तमिलनाडु में बहने वाली ये नदी है ना, कावेरी नदी बेसिन को दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, क्योंकि वहाँ खाद्यान्न फसल के रूप में मुख्यतः चावल ही है। गेहूँ बाजरा अपने तो उत्तर में ज़्यादा चलता है, वो रोटी कम खाते हैं भाई, चावल से ही काम चलाते हैं आपके, हैं? तो इसलिए उसके खाद्यान्न मुख्य फसल चावल है, चावल इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए दक्षिण भारतीय खाद्यान्न की फसल पूछ ले, अरे खाद्यान्न की कटोरा पूछ ले आपको, दक्षिण भारतीय खाद्यान्न का कटोरा, तो कौन सी नदी का बेसिन है? कावेरी नदी का बेसिन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने चौथा भाग एकदम पूरा कर लिया भारत का। ठीक है, भारत में हमने पहला ही भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहद मैदान, दक्षिणी पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश, ठीक है, तटीय प्रदेश बाद। अब लगाओ आप आपके पांचवा भाग हमने बांटा था, कौन सा था बताओ? द्वीपीय समूह, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह है ना अपने भारत के अंदर, तो उनमें से उनकी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हम थोड़ी सी आज कर लेते हैं, बाकी इसको कल कंप्लीट करेंगे अपन, आज थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भाई द्वीपीय समूह है, द्वीपीय समूह कौन से है अपने भारत के अंदर बताओ? एक तो यहां पर आपके लक्षद्वीप है, एक ये द्वीपीय समूह है, एक यहाँ पे भाई अंडमान, ऊपर अंडमान है, नीचे क्या है? निकोबार है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। मुख्य भूमि पर तो आपके कन्याकुमारी बताया था ना, तो इन दो के बारे में बात करनी है भाई। ठीक है, तो इन अंडमान निकोबार के बारे में विस्तृत बात कर लेंगे अपन, यहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और ये किस क्षेत्र का, कौन सी वनस्पति, सारा अंडमान निकोबार का इधर ही लिखा देंगे आपको। अलग से क्या टॉपिक लिखे बताओ इनका? क्वेश्चन भी आते हैं इनके बहुत बार। बेरन द्वीप कहाँ है, ग्रेट निकोबार की राजधानी, आपके अंडमान निकोबार राजधानी क्या है? तो द्वीपीय समूह लिखो, दो है। पहले आप लिख लो अंडमान निकोबार, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में है ना, उधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का समूह है। यह ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। भाई ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर ज्वालामुखी लिख ली तो आप लिख लो, चलो यहाँ पे कौन सा है? भारत का एकमात्र सजीव क्या सक्रिय ज्वालामुखी लिखो, सजीव एक ही बात है, लिख लो आप सक्रिय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप लिख लेना। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप स्थित है। ये मुख्य रूप से तो क्या है भाई? अंडमान के अंदर है, लेकिन अंडमान निकोबार एक ही मानते हैं ना हम, अंडमान निकोबार अंडमान में, ठीक है ना, अंडमान में लिख लेना। है तो अंडमान में, लेकिन अंडमान निकोबार एक ही है, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग है ना, इस प्रकार से क्या है? दो है, इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी इनमें क्षति है, लेकिन इन दोनों को हमने एक ही राज्य बना के, केंद्र शासित प्रदेश बना के रखा है हमने। तो वैसे तो इनको क्या है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। अंडमान को निकोबार से लिख लेना, चलो यहीं पे लिख लो आप,
अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ आपके ये बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। देखो ज्वालामुखी से निर्मित है, यहाँ ज्वालामुखी भी स्थित है, तो ये इस बात को संकेत करता है ना भाई, ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप का ही, ये आपके अराकन योमा पर्वतों का ही भाग है। यह द्वीप अराकन योमा पर्वत का ही भाग है। ठीक है, ये बात लिख ली। लिख लिया ना भाई, अंडमान निकोबार को अलग करने वाली चैनल 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार है ना, इस प्रकार है। ठीक है, ये अंडमान हो जाएगा आपके, ये निकोबार हो जाएगा। तो ये क्या है, अक्षांश रेखा भारत की मुख्य, यहाँ से भारत शुरू होता है बाद में। आप देखो ये भारत का अक्षांश विस्तार हमने क्या बात की थी, भारत का अक्षांश विस्तार 8/4 से 37 से है, 8/4। लेकिन इधर है ना 6/45। आपको पूछ ले भारत का अक्षांश क्षेत्र तो ये है, लेकिन अंडमान निकोबार है ना ये 6/45। क्योंकि देखो हमने इसमें बात की थी ना, अगर आपने शुरुआती क्लास से देखी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये ऊपर चलेगी, 1 2 3, इस प्रकार से जब 8 भी आएगी तो भारत आ जाएगा, शुरू हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन 8 से पहले यहाँ पर 6 नंबर आएगी ना, तो 6/45 वाली है ना, ये पहले आप ग्रेट निकोबार के टिप चिपक जाती है एकदम। ठीक है, तो ये 6/45 से लेकर आपके 6/45 से लेकर आप लिख लेना भाई 13/45 तक विस्तृत है। 6/45 से लेके 13/45 तक आपके ये है, इस बात को ध्यान रख ला। और ये आपका देशांतर विस्तार पूछ ले तो 92 डिग्री 10 से 94 15। ठीक है, ये अंडमान निकोबार का अक्षांश विस्तार है। जैसे अपने राजस्थान का भी हम बात करते हैं ना, राजस्थान का 23-30 से 30-12, 69-30 से 78-17। तो इसी प्रकार से भाई भारत का इसका भी हमने लिख लिया है। तो ये लिख लेना अक्षांश विस्तार, तो मैंने बता दिया अक्षांश ऐसे होती है। अक्षांश विस्तार 6.45 से 13/45, 6.45 से 13/45, 92 10 से 94 15, ये देशांतर हो गया। और ये 6-13 वाला हो जाएगा आपके अक्षांश, और 92-94 वाला देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो ये क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास है भाई। ये 6 वाली निकल जाती है इनके पास से, ये 6 वाली इसके पास ही होगी ना भाई। ऊपर जितनी चली जाएगी अक्षांश रेखा, ये 10, 15, 20, 90 तक, तो ये तो इस विषुवत रेखा ये है 0 डिग्री वाली विषुवत रेखा कहते हैं हम। तो इस रेखा के 6 वाली तो पास में, तो यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखीय जो क्षेत्र होता है ना, हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है, मिसाइलें यहाँ से ही छोड़ी जाती है। तो भाई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के गुरुत्व आपके ये भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी यहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इतनी बात समझाने का मेन उद्देश्य क्या था, मैं सीधा ही लिखा देता भले आपको, लेकिन समझ में आ जाए बात तो और बढ़िया है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि विषुवत रेखा के पास है, और विषुवत रेखा के पास वर्षा बढ़िया होती है। तो ज़्यादा वर्षा बढ़िया होगी तो सदाबहार यहाँ 12 महीने सदाबहार रहेगा, 12 महीने यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अपने यहाँ पर कुछ जनजातियाँ भी रहती है भाई, जहाँ पर द्वीप होंगे ना तो आपको पता है वहाँ पर ही क्या रहेगी, जनजातियाँ रहेगी। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ लिख लीजिए आप। ये तो नाम से याद हो जाएगी, अंडमानी निकोबारी, इनको याद रखना। ओंग, एक है जरावा, ओंग, जरावा, सेंटेनलीज, ये आपके क्या है, यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये भाई जरावा वाली इंपॉर्टेंट है,
इनका ध्यान रखना, ठीक है। तो और यहाँ पर अंडमान निकोबार की कुछ थोड़ी सी विशेषता है, वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। लक्षद्वीप भी अगली क्लास में पूरा हो जाएगा हमने अपना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको उपयोगी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको आप लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुपों में, अपने कांटेक्ट के साथ जहां आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करते रहिए, और आपके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहचान करवाइए और इस चैनल को बढ़ाने में आपका अमूल्य योगदान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।